आधी रात का वक्त था। घना कोहरा सुमेरपुर गांव को घेरा हुआ था। भयंकर ठंड थी। सुमेरपुर गांव पहाड़ों के बीच बना हुआ था। काली घनी अंधेरी रात में सुमेरपुर गांव की बड़ी बड़ी पेड़ अजीब सी आकृति बना रहे थे। गांव के सभी लोग अपनी रजाइयों में दुबके हुए थे, लेकिन गांव से कुछ ही दूर बनी एक बहुत पुरानी हवेली, जो अब खंडहर बन चुकी थी। रमेश और राजन मोटा कंबल ओढ़े हुए, हाथ में टॉर्च लिए हुए उसी हवेली के अंदर खड़े हुए थे। ये दोनों चोर थे और चोरी के मामले में कई बार जेल भी जा चुके थे। तभी एक तेज हवा का झोंका उन दोनों से टकराया। मैं अभी भी कहता हूँ रमेश, यहाँ से चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अबे चुप कर, आज यहाँ से मोटा माल लेकर ही जाएंगे। डरने के बजाय मेरी मदद कर। अबे बेवकूफ, इस खंडहर हो चुकी हवेली में सिवाय धूल मिट्टी के कुछ नहीं मिलेगा। अबे बेवकूफ मैं नहीं, तू है। इस हवेली में कम से कम 40 बड़े बड़े कमरे हैं, जिनमें से एक कमरे में ताला लगा हुआ है। हमें उसी ताले को तोड़ना है, वहाँ जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन मैंने सुना है कि उसी कमरे में उसे कैद किया गया था। कहते हैं उसका नाम नहीं लेना चाहिए। वो सब फिजूल की बातें हैं। पहले के राजा महाराजा ऐसे ही मनगढ़ंत अंधविश्वासी अफवाहें फैला देते थे, ताकि उनकी हवेलियों में रखा हुआ सोना चांदी सुरक्षित रह सके। अब बहस मत कर, चल उसी कमरे के ताले को तोड़ते हैं। इतना बोलकर रमेश उस कमरे की ओर दौड़ने लगा, जिस कमरे में बरसों से ताला लगा हुआ था। मजबूरी में राजन को भी उसके पीछे जाना पड़ा। कमरे में लगे ताले को देखकर राजन बुरी तरह से डर गया और कपकपाती हुई आवाज में बोला, रमेश देख, इस ताले में पीला धागा बंधा हुआ है। मुझे लगता है कि हमें इस ताले को नहीं तोड़ना चाहिए। तू बड़ा भोला है राजन। अरे तुझे बताया तो था, ये सब मनगढ़ंत बातें होती है। इतना कहकर रमेश ने अपने हथौड़े से उस ताले पर वार करना शुरू कर दिया। उसने उस पीले धागे को तोड़कर फेंका। कुछ ही देर में ताला टूट गया। रमेश ने एक झटके में दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही एक काला साया बड़ी फुर्ती से निकलकर बाहर की ओर आया और देखते ही देखते उन दोनों की आंखों के सामने ओझल हो गया। ये देखकर रमेश के माथे पर कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने की बूंदें चमकने लगी। राजन डरकर चीखकर बोला, मैंने कहा था ना रमेश कि इस कमरे में उसे कैद किया गया था। तूने देखा कि इस कमरे से एक काली परछाई निकलकर गायब हो गई। रमेश ने डरकर सकपकाकर कहा, हाँ, हो सकता है ये हमारा वहम हो। तभी उन दोनों के कानों में किसी औरत के गीत के गुनगुनाने का स्वर सुनाई दिया। कौन है यहाँ पर? अरे सुन नहीं रहा? ये किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज है। ये वही है जिसके बारे में हम अपने बाप दादा के जमाने से सुनते चले आ रहे हैं। इसका मतलब वो कथाएं सब सच्ची है। मगर रमेश ने राजन की कोई बात नहीं सुनी। उसके कदम खुद ब खुद उस दिशा में चलने लगे जहाँ से गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। रमेश, तुझे क्या हो गया है? कहाँ जा रहा है तू? मगर देखते ही देखते रमेश अंधेरे में कहीं गायब हो गया। राजन ने रमेश को बहुत पुकारा, मगर उसने राजन की एक नहीं सुनी। मानो वो उस आवाज के सम्मोहन में खो गया था। राजन वहां पर अकेला रह गया था। तभी राजन को अंधेरे में रमेश की एक जोरदार दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। राजन भागता हुआ उस ओर पहुंच गया, लेकिन ये देखकर राजन की होश उड़ गई। रमेश जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी दोनों आंखों के